नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल क्या हो आपकी बाजार पर स्ट्रैटेजी। और शो में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका शो में। साथ ही आज जो खास मेहमान हमारे साथ शो में शामिल रहेंगे पूरे आधे घंटे, उनसे भी परिचय करा दे। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत है आपका। पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ। कुशल गुप्ता से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल, अमेरिकी चुनाव के बाद कैसा रहेगा बाजार का ट्रेंड, और एचपीसीएल के बायबैक पर अपडेट देंगे हमें वरुण। साथ ही सिप्ला और आईटीसी के नतीजों का अनुमान हमें बताएंगे देवांशी आशर। तो बातचीत शुरू करें उससे पहले आज बाजार का कारोबार कैसा रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज शेयर बाजार में शानदार तेजी का माहौल रहा। चौतरफा खरीदारी हुई जिसने बाजार में जोश भर दिया। इससे लगातार चौथे दिन बाजार मजबूती के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 41,000 और निफ्टी ने 12,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर भी पार कर लिया। सेंसेक्स 724 अंक उछलकर 41,340 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई से 900 अंक अभी दूर है। निफ्टी की बात की जाए 212 अंकों की बढ़त के साथ 12,120 के लेवल पर बंद हुआ। और आपको याद दिला दें, 20 फरवरी के बाद निफ्टी पहली बार 12,100 के पार पहुंचा है। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए विजेता के रूप में जो बाइडेन का नाम सामने आने से बाजार में काफी उत्साह है। तो ये तो बाजार में आज का हाल हमने आपको बताया। एफआईआई डीआईएस का डेटा क्या कहता है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 5,368 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 208 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। आज के बाजार पर एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी आपके पास आ रहे हैं। शानदार तेजी हमने देखी सत्र में बाजार में उत्साह कहां से आ रहा है? दुनिया भर के बाजारों में तेजी के चलते भारतीय बाजारों की आज दमदार शुरुआत होना तय था और हुई भी, लेकिन इतनी दमदार शुरुआत इसका अंदाजा नहीं था क्योंकि 12,000 के पार निकलकर निफ्टी भागा तेजी से और दिन भर टिका रहा। 12,000 के लेवल को एक भी बार तोड़ा नहीं और फाइनली दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास 12,100 के ऊपर जाकर निफ्टी ने की समाप्ति। और बैंक निफ्टी भी किसी लिहाज से पीछे नहीं था। यहां पर भी 2% का बड़ा उछाल 550 अंकों का देखने को मिला और 26,300 के पार जाकर बैंक निफ्टी भी बंद होता नजर आया। तो जबरदस्त तेजी पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजार में बनती हुई दिखी है। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत थे, डाउ फ्यूचर स्ट्रॉन्ग थे, एशियाई बाजारों में, यूरोप के बाजारों में तेजी का रुझान, और ये सब तब जब अभी भी अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बनेगा इसको लेकर स्थिति साफ नहीं। बाइडेन आगे चल रहे हैं, बनने की संभावना पूरी, लेकिन उसके बावजूद बाजारों ने बड़ी तेज दौड़ लगाई और ये सबको सरप्राइज करते हुए अच्छी मजबूती दिखाते हुए नजर आए। और भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स फिर से 250 अंकों के दमदार उछाल के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे थे। इसी से जोश आता हुआ दिखा। आज वायदा कारोबार की एक्सपायरी का भी दिन था। शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी, दोनों ने अपना अपना योगदान दिया बाजारों को ऊपर लाने में। और सबसे बढ़िया बात है कि अब बाजारों में जो तेजी है वो चौतरफा होती दिख रही है, फैलती हुई दिख रही है। अलग अलग सेक्टर्स बाजार में अपनी तेजी में योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं और नतीजों के दम पर भी शेयरों में एक्शन भरपूर है। तो अब थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव अमेरिका से आ सकता है जब तक कि फाइनल ये ना हो जाए कि प्रेसिडेंट कौन है। लेकिन उसके अलावा अगर आप सिर्फ न्यूज़ को हटाकर देखें तो बाजारों में मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है और डेटा बेहद पॉजिटिव जो तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी अनिल जी, और कल अब क्या स्ट्रैटेजी रहे बाजार पर? निफ्टी, बैंक निफ्टी के क्या अहम लेवल्स होंगे? बाजार को ट्रिगर कहां से मिलेंगे ये भी आपसे समझेंगे। उससे पहले बाजार में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला आज, ये समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, आज कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था बाजार में? ओके, चलिए कुशल हमारे साथ है बाजार पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। माफ कीजिए कुशल, बाजार में कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था आज?
तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजारों में आज शानदार तेजी हमें देखने को मिली, जिसमें निफ्टी जो है 20 फरवरी के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया। वहीं अगर आप देखें तो निफ्टी में गेनर्स की सूची में तो इंडसइंड बैंक टॉप गेनर रहा, साथ ही हिंडाल्को, एसबीआई जैसे शेयरों में भी 5 से 7% तक का अपमूव हमें देखने को मिला। वहीं लूजिंग ग्राउंड पर देखेंगे तो केवल 2 ही स्टॉक्स थे, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प और साथ ही एचडीएफसी लाइफ शामिल थे। साथ साथ मेटल स्पेस ऐसा था जहां पर सबसे ज्यादा तेजी हमें देखने को मिली, जहां पर सेल करीब 11% का अपमूव रहा। साथ ही नाल्को और एनएमडीसी जैसे शेयरों में भी 4 से 5% की तेजी बरकरार रही आज के दिन में भी। और वहीं बैंकिंग स्पेस लगातार इस हफ्ते आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया, जिसमें बंधन बैंक जो है सबसे टॉप गेनिंग ग्राउंड थे। साथ ही कोटक बैंक में भी 2 से 2.5% का अपमूव आज बनता हुआ नजर आया। एफएमसीजी स्पेस यहां पर भी पिछले एक दिन के मुकाबले कंपैरेटिवली काफी बढ़िया तेजी आज बनती हुई नजर आई, जिसमें जुबिलेंट फूड टॉप गेनर निकल कर आया। साथ ही आईटीसी में भी आज सरप्राइजिंगली 2 से 2.5% का अपमूव हमें देखने को मिला। रियल्टी स्पेस लगातार गिरावट का रुझान इसमें दिखा रहे हैं और यहां पर बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज लगातार तीसरे दिन जो है आज बिकवाली का ट्रेंड जारी रहा और करीब 7% का फॉल यहां पर दर्ज होता हुआ नजर आया। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करेंगे तो सेल सुमित जी ने जो रेकमेंड किया था वहां पर काफी शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखा और जैन साहब के जेम्स में आरपीजी लाइफ साइंस आपको रेकमेंड किया गया था। तो ओवरऑल बाजार में बहुत ही शानदार प्रदर्शन आज के दिन में हमें देखने को मिला। बाजार का शानदार प्रदर्शन, कहां पर सबसे ज्यादा मूवमेंट, जानकारी देते हुए कुशल गुप्ता। सीधे रुक करते हैं आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर का। अविनाश जी, बाजार की आज की तेजी को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं और आगे आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी यूएस इलेक्शंस की? हालांकि जो बाइडेन के नाम पर मोहर लगती हुई दिख रही है, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा बहुत अनिश्चित जरूर है। दूसरा सवाल आपसे यही होगा कि हफ्ते भर की खरीदारी अगर करनी हो तो कहां पर राय देंगे आप? स्वाति, मुझे लग रहा है कि आज की जो उछाल मार्केट में थी वो इस बात पे थी कि बाइडेन जीतने की पूरी तैयारी में है और ये अगर आते हैं तो उन्होंने यूएस में एक बड़ा स्टिमुलस देने का वादा दिया है। तो मार्केट्स क्लियरली फिस्कल स्टिमुलस के लिए वेट कर रही है। जैसे ही नया प्रेसिडेंट चुना जाता है तो ये डेवलपमेंट मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगी और यही कारण था कि मार्केट्स में आज एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि एफआईआईज ने भी आज बहुत जम के खरीदारी आज मार्केट्स में की है, तो लिक्विडिटी का भी पुश मार्केट्स में था। और रही बात वीकली पोजिशनल पिक के लिए, तो हमको फार्मा सेक्टर में सन फार्मा पसंद है। सन फार्मा हमको लग रहा है काफी वेल पोजिशन्ड है। Q2 के नंबर्स बहुत ही दमदार थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी थी। हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ तो इससे भी अच्छा आने की उम्मीद रहेगी और इसलिए इसको 512 जो अभी करंट रेट है खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि 8 से 10 दिन का नजरिया है तो कम से कम 535 536 का रेट मिलेगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस 500 रुपए का रखे तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। तो इसमें डेफिनेटली एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है, तो सन फार्मा पे नजर रखें। पोजिशनल बाय सन फार्मा में करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी, आपके पास लौटेंगे क्योंकि अमेरिका चुनाव की बात हुई, उसका जिक्र हुआ, तो क्या आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल सकता है बाजार पर? यह समझना जरूरी है। बाजार में क्या ट्रेंड भी देखने को मिल सकते हैं, ये निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। तो यूएस इलेक्शंस के बाद बाजार का ट्रेंड कैसे रह सकता है, इस पर प्रीव्यू दे रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण। जरा बताएं, यूएस इलेक्शन के बाद बाजार के क्या हाल रहने के आसार हैं? देखिए, यूएस इलेक्शंस और मार्केट्स को लेके हमारी रिसर्च ये कहती है कि इलेक्शंस के 1 महीने बाद आपको मार्केट्स में बड़े मूव देखने मिल सकते हैं, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि मार्केट्स को पार्टीज में होने वाले बदलाव दरअसल पसंद नहीं है, यानी कि अगर प्रेसिडेंट बदलता है तो ये दरअसल मार्केट्स को पसंद नहीं आता है। आप देख लीजिए, इसमें ट्रेंड हमने देखा है 2000 से 2016, यानी कि 5 इलेक्शन का ट्रेंड निकालने की हमने कोशिश की है। इन 5 इलेक्शन में से 3 बार जो प्रेसिडेंट्स है वो बदले गए थे और इन 3 बार में से 2 बार दरअसल यूएस के मार्केट में गिरावट देखने मिली थी। सन 2000 को देख लीजिए, सन 2000 के पहले क्लिंटन प्रेसिडेंट थे, सन 2000 में बुश जीते, उस बार यूएस के मार्केट में 6% की गिरावट हुई। सन 2008 में ओबामा जीते, तभी भी बदलाव हुआ और तब मार्केट में देखिए करीब 12% के आसपास की गिरावट हुई थी। और ऐसा ही कुछ रुख जो है भारतीय बाजारों का भी है। सन 2008 में जब बदलाव हुआ, भारतीय मार्केट 15.5% गिरे थे। साल 2016 में भी जब डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए थे तब यूएस के मार्केट भले चले हो, लेकिन इंडियन मार्केट्स को ये पसंद नहीं आया था और तब करीब 5% के आसपास की गिरावट हुई थी। तो हमारी रिसर्च ये कहती है कि एक तो जब यूएस के इलेक्शंस होते हैं उसके बाद 1 महीने में आपको बड़े उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, करीब 5 से 10% के आसपास का वो भी उतार चढ़ाव आपको देखने मिल सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर बिडेन जीतते हैं तो ज़्यादा चांसेस ये है
कि मार्केट में आपको गिरावट देखने मिलेगी, क्योंकि पिछला ट्रेंड यही बताता है कि 3 में से 2 बार मार्केट में दरअसल गिरावट हुई है। शुक्रिया वरुण इस डिटेल रिसर्च के लिए आपका कि यूएस इलेक्शंस का आफ्टर इफेक्ट मार्केट पर कैसा रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नतीजों की बात करते हैं। कल आने वाले नतीजों में सिप्ला सितंबर तिमाही के अपने नतीजे पेश करेगी। नतीजों में खास नजर रहेगी इस पर कि नए लॉन्चेस से कंपनी को कितना फायदा हुआ है और एपीआई सेगमेंट से कंपनी का जो ग्रोथ है वो कितना मजबूत हुआ है। अनुमान क्या कहता है, सीधे रुक करते हैं देवांशी आशर का। देवांशी, सिप्ला के नतीजों का अनुमान किस तरफ जा रहा है? सिप्ला से इस तिमाही में मजबूत आंकड़ों की उम्मीद की जा रही है। आप देखिए इनकी जितनी भी ज्योग्राफीज हैं यहाँ पे अच्छी बिक्री होती हुई दिखी और अच्छी बढ़त देखने का ही अनुमान है। इस तिमाही में इनकी जो यूएस की आय है इसमें करीब 10 से 15% तक की ग्रोथ का अनुमान है। साथ ही अगर घरेलू आय की बात करें तो करीब 8 से 10% तक की ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। साथ ही इनके जो यूरोप का कारोबार है यहाँ पे भी हम देखेंगे करीब 25% तक की ग्रोथ देखी जा सकती है। और साथ ही इनके जो एपीआई सेगमेंट है यहाँ पे भी अच्छी बढ़त आती हुई दिखेगी। नए प्रोडक्ट लॉन्चेस से थोड़ा सा फायदा जरूर मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन इस बार इनकी जो कोविड से जुड़ी हुई दवा थी इसमें कंपनी को फायदा होता हुआ दिखा। साथ ही इनके जो प्रोवेंटल या इनहेलर का कारोबार था यहाँ पे काफी अच्छी बिक्री होती हुई दिखी है। कुल मिला के अगर आप देखें तो इस तिमाही में इनकी जो आय है करीब 8% तक बढ़ती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफा इस बार करीब 15 से 16% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। इस बार इनके जो कामकाजी खर्च है वो कम होते हुए दिखे, जिसका फायदा कंपनी को मार्जिन में भी आते हुए दिखे। प्रोडक्ट मिक्स के चलते भी इनको फायदा मिलता हुआ दिखेगा। कुल मिला के जो मार्जिन है वो इस बार करीब 20.5% से बढ़कर 22.5% के लेवल्स के आसपास रह सकते हैं। और अगर मुनाफे की बात करें तो करीब 27% तक की बढ़त देखने का ही अनुमान है। कुल मिला के सिप्ला से अच्छे नंबर्स का अनुमान है। कमेंट्री पर नजर रहेगी। इनके जो गोवा प्लांट है इस पर क्या अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं, नए लॉन्चेस क्या पाइपलाइन में है, इस पर भी नजर रहेगी। और साथ ही कोविड से जुड़ी हुई दवा है, इसके आंकड़े किस तरह से कितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हुए दिखे, इस पर नजर रहेगी। अच्छे नंबर्स इस बार सिप्ला की तरफ से आते हुए दिखेंगे। तो सिप्ला से अच्छे नतीजों का अनुमान देवांशी ने बताई पूरी रिपोर्ट। देवांशी, इसके अलावा आईटीसी भी अपने नतीजे पेश करेगी। एफएमसीजी कारोबार से ग्रोथ दिखने की उम्मीद है कंपनी को, तो वहीं सिगरेट की कीमतें बढ़ने का फायदा भी शायद कंपनी को मिल सकता है। क्या कहता है खासतौर पर आईटीसी का सितंबर तिमाही का ग्रोथ? आईटीसी के नतीजे इस तिमाही में कमजोर रहने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। इनके जो सिगरेट कारोबार और होटल कारोबार है दोनों की तरफ से दबाव ज्यादा आता हुआ दिखेगा और मार्जिन्स पर भी ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। लेकिन दूसरी तरफ इनकी जो एफएमसीजी कारोबार है इसमें मजबूत ग्रोथ का अनुमान किया जा रहा है। इस तिमाही में लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जो बिक्री है वो इनकी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की तरफ से आती हुई दिखी थी। लेकिन दूसरी तरफ जो इनकी होटल की ऑक्यूपेंसी थी इस पर सबसे ज्यादा असर होता हुआ दिखा है। सिगरेट कारोबार में हम इस बार 8 से 10% इनकी जो वॉल्यूम्स है इसमें गिरावट देखने मिल सकती है। कंपनी ने प्राइस हाइक जरूर लिए हैं तो उसका जो नेट रियलाइजेशन है वो थोड़े से ज्यादा जरूर आते हुए दिखेंगे, लेकिन प्रेशर मार्जिन्स पर जरूर देखने मिला है। एग्री सेगमेंट और जो पेपर सेगमेंट है उसमें हमने तिमाही आधार पर जो ग्रोथ है वो देखी है, लेकिन सालाना आधार पर हम देखेंगे यहाँ पे भी गिरावट देखने मिल सकती है। कुल मिला के इस बार जो आय है करीब 6 से 7% घटती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफे में इस बार करीब 15% तक की गिरावट देखने का अनुमान है। मार्जिन इस बार प्रेशर में रहेंगे, 38% से घटकर 35% पे आते हुए दिखेंगे। और जो मुनाफा है इसमें आपको ज्यादा गिरावट दिखेगी करीब 20% की। वो इसलिए क्योंकि पिछले साल टैक्स कम था, वो इस बार थोड़ा सा ज्यादा होता हुआ दिखेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सिगरेट कारोबार में इस बार प्रेशर आता हुआ दिखेगा। होटल का जो कारोबार है इसमें प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एफएमसीजी कारोबार में इस बार सरप्राइजिंगली पॉजिटिव रिजल्ट्स आने का अनुमान लगाया जा रहा है। शुक्रिया देवांशी, दोनों ही कंपनियों के नतीजों पर हमें बताने के लिए अनुमान। सीधे रुक करते हैं आज के एक्सपर्ट अविनाश जी का। अविनाश जी, सिप्ला और फिर आईटीसी दोनों पर ही मैं आपसे राय जानना चाहूंगी, क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है? मुझे लग रहा है कि सिप्ला के नंबर्स डेफिनेटली काफी स्ट्रांग आने की उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार से इनका जो कोविड का पोर्टफोलियो है इसमें अच्छी खासी बढ़त रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में आएगी, मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आएगी। मुझे लग रहा है नतीजे अगर अनुमान से एग्जैक्टली वैसे ही आते हैं तो इसमें डेफिनेटली थोड़ी बहुत और अपसाइड के लिए जगह है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करे, और कोई भी अगर रिजल्ट के बाद करेक्शन आता है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए, क्योंकि आने वाला सेकंड हाफ जो होगा FY21 के लिए वो भी एक अच्छा पीरियड हम मान के चल रहे। रही बात आईटीसी की, तो मुझे लग रहा है कि आईटीसी में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आने की उम्मीद है। हालांकि आज स्टॉक थोड़ा सा चला है, यहाँ पे मार्केट्स क्लियरली वॉच करेगी कि वॉल्यूम ग्रोथ सिगरेट में कितना है, प्राइस इंक्रीज आने की क्या एक्सपेक्टेशन है, और मैनेजमेंट की कमेंट्री एफएमसीजी और होटल बिजनेस पे क्या रहेगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे,
यहाँ पे कोई बड़ा अपसाइड आएगा आईटीसी में ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन सिप्ला में डेफिनेटली हो सकता है कि रिजल्ट के बाद आपको अच्छी खासी बढ़त देखने को मिले। तो दोनों ही शेयर्स पे मैं समझता हूँ होल्ड करने की राय, रिजल्ट्स आने के बाद कमेंट्री जो आएगी वो दोनों कंपनीज की काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सिप्ला और आईटीसी में जरूर ध्यान रखिए रिजल्ट आने के बाद की कमेंट्री पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एचपीसीएल ने कल अपने नतीजे पेश किए। नतीजों के साथ ही एचपीसीएल ने बायबैक का ऐलान भी किया था। अब बायबैक के बाद शेयर क्यों उल्टी चाल चल रहे हैं, ये समझना जरूरी है और यही समझाने के लिए हमने खास रिसर्च की है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी वरुण दुबे का रुख कर लेते हैं। वरुण, जरा बताएं बायबैक के बाद शेयर की उल्टी चाल क्यों? देखिए, एनटीपीसी और एचपीसीएल के बायबैक में काफ़ी अंतर है। इसमें सबसे बड़ा अंतर तो है जो प्रीमियम दिया गया है। वो एनटीपीसी के बायबैक के लिए करीब 30% का प्रीमियम दिया गया था, जबकि एचपीसीएल के बायबैक के लिए करीब 36% का प्रीमियम दिया गया। तो एक तो प्रीमियम ज़्यादा दिया गया, दूसरी बात दोनों का जो तरीका है बायबैक का वो अलग है। एनटीपीसी में बायबैक जो है वो टेंडर रूट से आ रहा है, जबकि एचपीसीएल का बायबैक ओपन मार्केट से आ रहा है। और ओपन मार्केट से जब भी बायबैक आता है तो इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्यों? एक तो ओपन मार्केट के बायबैक में कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो हिस्सा नहीं लेते हैं, यानी कि ये बायबैक जो है वो पूरी तरह से निवेशकों के लिए है। और निवेशकों के लिए अगर पूरा बायबैक है, यानी कि आप जब अपने शेयर्स देंगे इस बायबैक में तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स कंपनी लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है और इसके लिए शेयर प्राइस ऊपर जाता है। दूसरा, जब कंपनी ओपन मार्केट से बायबैक करती है तो एक बात साफ है कि कंपनी को अपने आप पे भरोसा काफ़ी ज़्यादा है और कंपनी को लगता है कि हमारा जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड है और इसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, इसके लिए हम पब्लिक से ये शेयर जो है वो वापस ले रहे हैं। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से आपने देखा कि जैसे ही बायबैक का अनाउंसमेंट आया उसके बाद एनटीपीसी के शेयर में गिरावट देखने मिली, लेकिन एचपीसीएल के शेयर में अच्छी खासी तेजी हुई। शुक्रिया वरुण, यहाँ पर स्पेशल रिसर्च के लिए आपका। अब आइए शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का रुख करते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटी से वीके शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा सर, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका शो में। आज आप दर्शकों को बम्पर कमाई का ऑप्शन कल के लिए कौन सा बताने वाले हैं? नमस्ते स्वाति जी, आपको और आपके सभी उत्साही एवं जानकार दर्शकों को। पहले एक बता दूं कि कल डिवीज लैब और कोटक दो ऑप्शंस दिए थे। कोटक महिंद्रा बैंक का टारगेट हो गया और डिवीज लैब जो 3,200 की कॉल आपको 143 रुपए पे बताई थी वो 148 रुपए 5 रुपए ऊपर क्लोज हुई है। मैं समझता हूं कि आप अपना स्टॉप लॉस 145 कर लें, जिससे कि आपको फायदा ही रहे अगर ये नीचे आता है तो। एक आज जो दो स्टॉक लेके आए हूँ वो है एशियन पेंट्स और टाटा मोटर्स। एशियन पेंट में हमने आज देखा कि 5% करीब उसके अंदर ऊपर इंटरेस्ट ऐड हुआ, 3% स्टॉक भी ऊपर गया। यहाँ पे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि 2,260 की कॉल इसी नवंबर माह की 47 रुपए 15 पैसे भी ली जा सकती है, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 37 रुपए और टारगेट 64 रुपए। दूसरी तरफ ऑटो मेजर टाटा मोटर्स का स्टॉक अच्छा खासा लग रहा है। यहाँ पे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि नवंबर महीने की ही 140 की 6 रुपए 65 पैसे पे स्टॉप लॉस 5 रुपए का रखें, टारगेट रहेगा 9 रुपए। ध्यान रखिए ये जो ऑप्शंस की कॉल है आप 5-6 दिन से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड ना करें, ठीक है? और जैसे ही स्टॉक ऊपर जाए आप अपना ऑप्शन जो अपना स्टॉप लॉस है उसको कॉस्ट प्राइस से ऊपर कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी जानते हैं अनिल जी से। अनिल जी, कल बाजार को कहां से ट्रिगर मिलेंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या अहम लेवल्स होंगे? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजार शुरुआत में तो संकेत अमेरिकी बाजारों से ही लेंगे कि देखेंगे कि प्रेसिडेंट बनने की प्रोसेस में आगे बात किस तरह से आगे बढ़ती है, मामला लीगल और कानूनी दांव-पेच में अटकता है या आसानी से एक प्रेसिडेंट अमेरिका को मिल जाता है। उस लिहाज से थोड़े बाजार वोलेटाइल हो सकते हैं। दूसरा, फेड की बैठक का भी आज दूसरा दिन है, वहां से भी संकेत थोड़े इकोनॉमी की रिकवरी को लेकर, ब्याज दरों को लेकर मिलने वाले हैं, उस पर बाजार की नजर रहेगी। और इन सब के बीच में फिर कल डाउ फ्यूचर सुबह किस तरह का कारोबार करते हैं वो भारतीय बाजारों की ओपनिंग तय करेंगे। शुरुआत तो वहां से मिलेगी, लेकिन उसके बाद भारतीय बाजार अपनी ताकत पर, अपने दम पर ट्रेड करेंगे और सपोर्ट लेवल अब बाजार में ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। कल के लिए
11,975 12,025 मजबूत सपोर्ट के तौर पर निफ्टी पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 12,250 के आसपास तक जाने की निफ्टी की ताकत नजर आ रही है। ये आपके लिए तुरंत वाले लेवल होंगे जो कल के लिए कारगर होंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 25,700 25,900 तुरंत बैंक निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर आपके सामने आते हुए दिखेगा। ये आसानी से नहीं टूटने वाला है, यहां पर सपोर्ट मिलेगा और ऊपरी स्तरों पर 26,750 एक हल्की रुकावट वाला लेवल है, उसको पार करेंगे तो फिर 27,000 की तरफ बैंक निफ्टी भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो अभी तक तो बिल्कुल डेटा मजबूती के साथ बने हुए हैं। सिर्फ खबरों के दम पर अगर ग्लोबल मार्केट्स में कोई उतार चढ़ाव हुआ तो वो भारतीय बाजारों का मोमेंटम, दुनिया भर के बाजारों का मोमेंटम थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन एक चीज जो साफ दिख रही है वो ये है कि भारतीय बाजारों में दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले में अगर कमजोरी हुई तो भी वो कम होगी। हमारे बाजार कंपेरेटिवली थोड़े से बेहतर दिख रहे हैं, तो गिरावट में हम कम गिरेंगे और बढ़ने में हम ग्लोबल मार्केट्स का पूरा साथ निभाने के लिए तैयार हैं। तो अब तक तो मोमेंटम स्ट्रांग है, हफ्ता बहुत बेहतरीन रहा है। उम्मीद करते हैं कि हफ्ते के आखिरी दिन कल एक्शन इसी तरह का बरकरार रहे। शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए और कल के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आइए अब आपको बताते हैं वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ हैं फोन लाइन पर मौजूद। चंदन जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए कल ऑप्शन की किस स्ट्रैटेजी से कमाई के मौके मिलेंगे। जी नमस्कार। देखिए बाजार ने आज अच्छा दमखम दिखाते हुए एक ऊपर के शानदार लेवल पे बंद हुआ। निफ्टी का जो 12,022 का लेवल था उसके ऊपर खुल के और लगातार ऊपर की तरफ सपोर्ट बनाते हुए बाजार ने जो बढ़त बनाई है इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो राय रहेगी कि बाजार में है सिलेक्टिव तेजी की तरफ ध्यान रखें और मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। ऊपर की तरफ निफ्टी अब यहाँ से न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी की तरफ रुझान करता हुआ नजर आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक दो चीज पे हमारा फोकस रहेगा। पहला ट्रेड रहेगा बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस ने अपना एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है और ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट काउंटर को मौजूदा लेवल से 4-5% की रैली दिखाएगा और जिस हिसाब से सारे BFSI सेगमेंट में बाइंग इंटरेस्ट है बजाज फाइनेंस यहाँ पे लीड लेता हुआ नजर आएगा। तो इसके लिए बजाज फाइनेंस का जो 3,800 का कॉल है लगभग 107 रुपए के आसपास उसको खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे 80 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और ये कॉल 160 रुपए तक जाने की पूरी गुंजाइश लग रही है। दूसरा ट्रेड यहाँ पे रहेगा टाटा स्टील पे। आप देखोगे मेटल काउंटर्स में पूरी मोमेंटम है और जिस हिसाब से विदेशी बाजार भी सुधरे हैं मेटल काउंटर में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। मेटल में टाटा स्टील, हिंडाल्को, JSW स्टील सब में पॉजिटिव रुख लग रहा है। इसके लिए टाटा स्टील की 430 की कॉल को लेने की सलाह रहेगी। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये कॉल 28 से 30 रुपए तक जाने की पूरी संभावना है। जी शुक्रिया चंदन जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए और कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और अविनाश जी शो के आखिर में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के स्टॉक में रखने की आज आप सलाह दे रहे हैं। स्वाति आज जो स्टॉक हमको पसंद है और इन्वेस्टमेंट ग्रेड है उसका नाम है सुंदरम फास्टनर्स। इस कंपनी की जो प्रोडक्ट बेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स को केटर करती है। कमर्शियल व्हीकल वाले कंपनियां भी इनके काफी बड़े कस्टमर्स हैं। तो हमको लग रहा है कि आने वाले 6 महीने में बिकॉज पॉजिटिव रिकवरी ऑटो सेक्टर में देखने को मिली है तो कंपनी को काफी फायदा होगा। इनफैक्ट कंपनी ने जो अपनी दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं वहां पे उन्होंने करीबन 103 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था जो पहले तिमाही में 22 करोड़ का लॉस था। तो रिकवरी बहुत स्ट्रांग है और सबसे बड़ी बात 150 करोड़ का इन्होंने लोन रिपेमेंट किया है। तो ये भी दिखलाता है कि कैश फ्लो इंप्रूव हो चुके हैं। तो यहाँ से खरीदने का एक बहुत अच्छा मौका बनता है। हमको लग रहा है 6 से 8 महीने के लिए करीबन कोई अगर निवेश करता है तो 550 का लेवल पॉसिबल लग रहा है। बहुत ही क्वालिटी बेस्ड ऑटो कंपोनेंट प्ले, तो इसमें जरूर निवेश करें। तो लॉन्ग टर्म के लिए सुंदरम फास्टनर्स में निवेश करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज शो में शामिल हुए आप, साथ ही हमारे तमाम सहयोगी हम तक रिसर्च पहुंचाने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज के शो में बस इतना ही। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी और बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से जुड़िए जी बिजनेस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।